हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन में पश्च निषेचन क्रियाएं। तो अभी तक हम मोर्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला ये सब पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस यानी अंग जनन। हमने गैस्ट्रुलेशन जो पढ़ा है उसमें हमने जान लिया था कि इनर सेल में से क्या होता है, 3 जर्मिनल लेयर्स बन जाती हैं जिनका नाम है एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। और अब इन तीनों से क्या होता है, सभी ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ये होती है आपकी ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग जनन। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी लेयर से कौन से अंग का निर्माण होता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अंग जनन यानी ऑर्गेनोजेनेसिस। 3 जर्मिनल लेयर से अंगों का निर्माण होता है। जो ह्यूमन का जो फीटस होता है उसमें जितने भी ऑर्गन्स बनते हैं या ह्यूमन बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स बने होते हैं वो इन 3 जर्मिनल लेयर से ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोडर्म, अंत्य स्तर से। इससे कौन कौन से अंगों का निर्माण होता है? फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन, लीवर, पेनक्रियाज, ब्लैडर, लंग्स, थायराइड। फेरिंक्स जो हम देखते हैं हमारी जो गर्दन में जो वाला जो हिस्सा होता है उसके अंदर जो होता है फेरिंक्स, ये भी 3 होता है, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स। एक होता है ओइसोफेगस जिसे हम बोलते हैं ग्रास नली। स्टोमक यानी कि जो हमारा आमाशय होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, कोलन जो कि ये बड़ी आंत का जो मेन हिस्सा होता है वो कोलन होता है, लीवर यानी जिगर या यकृत हम इसे बोलते हैं, पेनक्रियाज होता है जिससे पेनक्रिएटिक जूस निकलता है आपका, ये स्टमक के ठीक नीचे की तरफ पाई जाती है, ब्लैडर जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर होता है आपका, जो बेली का जो लोअर साइड वाला पोर्शन होता है वहां पर ब्लैडर पाया जाता है जिसमें यूरिन इकट्ठा हो जाता है, लंग्स यानी कि फेफड़े या फुफ्फुस, थायराइड। इन सब अंगों का निर्माण कहां से होता है? एंडोडर्म से यानी अंत्य स्तर से। इसके बाद हम सेकंड पढ़ते हैं मेसोडर्म यानी मध्य स्तर। मध्य स्तर से कौन कौन से अंगों का निर्माण होता है? मसल्स यानी मांसपेशियां, बोन्स यानी हड्डियां, कार्टिलेज जैसे कि हमारी बॉडी में होता है, ट्रेकिया है हमारी बॉडी में जो कि कार्टिलेज होता है, और इसके अलावा ईयर्स के अंदर भी कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू और संयोजी ऊतक बोलते हैं जिसे हम, एडिपोज टिश्यू जो हमारी बॉडी में फैट्स होती हैं वो, सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम और जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, स्प्लीन एंड नोटोकॉर्ड। ये सब ऑर्गन्स हमारी बॉडी में मध्य स्तर यानी मेसोडर्म से बने होते हैं। हम पढ़ते हैं एक्टोडर्म यानी बाहरी सतह या बाहरी स्तर। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, सरफेस एक्टोडर्म, न्यूरल क्रेस्ट एंड न्यूरल ट्यूब। सरफेस एक्टोडर्म जो होती है इससे बनते हैं एपिडर्मिस जो हमारी बाह्य त्वचा होती है, हेयर यानी बाल, नेल्स यानी नाखून, लेंस हमारी आई में जो लेंस होता है वो, कॉर्निया आंख यानी नेत्र की जो बाह्य झिल्ली होती है वह। इसके बाद में हम देखते हैं न्यूरल क्रेस्ट। न्यूरल क्रेस्ट से पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एड्रिनल मेड्यूला जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, और मेलेनोसाइट्स ये जो स्किन के अंदर हमारी सेल्स होती हैं जिनके अंदर मेलेनिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। मेलेनिन पिगमेंट की वजह से हमारी स्किन का कलर ब्लैक या डार्क होता है। सी न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब से बनता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड रेटिना। अगर हम बात करें टिश्यूज की यानी ऊतक की तो हमारी बॉडी में 4 तरह के ऊतक, एनिमल जो बॉडी होती है या एनिमल्स में 4 तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। एक एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो मोस्टली जो पार्ट होता है एपिथेलियल का वो एक्टोडर्म से बनता है। मस्कुलर टिश्यू में जो बना होता है ये है मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन 2 लेयर से बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें यह मेसोडर्म और एक्टोडर्म से बनता है। ये भी इन दोनों से, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बनता है मस्कुलर टिश्यू, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से क्या बनता है? कनेक्टिव टिश्यू। नर्वस टिश्यू की बात करें यह एक्टोडर्म से बना होता है। ये एक थोड़ा सा सिंपल बेसिक है, थोड़ा सा याद करने के लिए, एक आइडिया लगाने के लिए। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होगा लेकिन मोस्टली जो ऑर्गन्स है आपको ऐसे ही बने होते हैं। ये थोड़ा सा एक ट्रिक है आपके लिए लर्न करने के लिए। इसके लिए तो क्या है, एक्टोडर्म से क्या बन रहा है? एपिथेलियल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, और एक्टोडर्म से कुछ कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट भी बनता है। मेसोडर्म से क्या बनता है? मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। एंडोडर्म क्या बना रही है? मस्कुलर टिश्यू बना रही है एंडोडर्म।
तो आपको ऐसे करके इसे याद रखने के लिए आपकी एक ट्रिक है ये। अब हम ऑर्गेनोजेनेसिस की टाइमलाइन या टाइम स्केल पढ़ते हैं कि मंथ बाय मंथ, पहले महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में क्या होता है। इसी तरह हम धीरे धीरे 9 मंथ्स की पूरी स्टोरी आपको सुनाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो पहला महीना जब होता है, फर्स्ट मंथ के अंदर अंदर क्या होता है, पहले महीने की सगर्भता के अंत में भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। जो भ्रूण होता है या एम्ब्रियो होता है, उसका हर्ट यानी उसका जो हृदय होता है वो कब बनता है, पहले महीने के अंत में बनता है या पहले महीने के ठीक बाद में बनकर रेडी हो जाता है। और अब इस एम्ब्रियो का जो साइज होता है वो होता है 1/4 इंच, ठीक है, यानी कि 1 इंच का चौथा हिस्सा। दूसरे महीने की बात करते हैं, सेकंड मंथ में क्या होता है, दूसरे महीने के अंत तक अंगुलियां का विकसित हो जाती हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छे से बन जाता है। और दूसरे महीने के अंत में जो एम्ब्रियो होता है उसका साइज होता है 1 इंच। थर्ड महीना जो होता है, तीसरा महीना होता है, तीसरे माह के अंत तक लगभग सभी अंग तंत्रों की रचना होती है। जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में, उन सभी की रचना कब होती है, तीसरे माह के अंत तक हो जाती है। और तीसरे माह के अंत में जो साइज होता है वो है 4 इंच। चौथे माह में क्या होता है, चौथे माह में जनन अंग बाह्य जननेंद्रिय अल्ट्रासाउंड द्वारा देखा जा सकते हैं। तो और क्या होता है, चौथे माह के अंत तक जो एम्ब्रियो का साइज होता है वो होता है 6 इंच, यानी कि लगभग 15 सेंटीमीटर। पांचवें माह की बात करते हैं। पांचवें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बाल उगते हैं जो लेनुगो कहलाते हैं। गर्भ की जो पहली गतिशीलता होती है, पहली बार जो हिलना डुलना होता है गर्भ का या एक फीटस का, वो 5वें महीने में होता है। और सिर पर बाल उगते हैं जिन्हें हम लेनुगो कहते हैं, जो कि बाद में 7वें महीने में या 6ठे महीने में धीरे धीरे झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और 5वें महीने में क्या होता है, साइज 10 इंच का होता है। 6ठे माह में क्या होता है, 6ठे माह के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल निकलते हैं, पलकें अलग हो जाती हैं, बरौनियां भी बन जाती हैं और साइज होता है 12 इंच। 12 इंच यानी कि लगभग पूरा 1 फीट। अब हम पढ़ते हैं 7वें माह को। 7वें माह में फीटस साउंड, पेन और लाइट के प्रति उद्दीपनशील हो जाता है तथा एमनियोटिक फ्लूइड डिमिनिश हो जाता है। 7वें माह में क्या होता है, एक जो बेबी होता है या फिटस जो होता है, फिटस बोलेंगे हम, वो क्या करता है, साउंड, आवाज के और दर्द और जो लाइट होती है प्रकाश, उसके प्रति उद्दीपनशील हो जाता है। और एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, जो एक बेबी होता है मदर की वोम के अंदर होता है या यूटीरस के अंदर होता है, बेबी और यूटीरस के बीच में बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ होता है जो जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। इसके बारे में और डिटेल हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, जो कि डिमिनिश हो जाता है और खत्म हो जाता है। और 7वें माह में जो एक बेबी होता है या फिटस जो होता है उसका साइज होता है 14 इंच। 8वें माह में मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है। 8वें महीने में मस्तिष्क जो होता है या ब्रेन होता है, ब्रेन का विकास बहुत तेजी से होता है। ज्यादातर अंगतंत्र अच्छे से तैयार हो जाते हैं। जो ऑर्गन सिस्टम हमारे तीसरे महीने में बनने शुरू हुए थे वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं 8वें माह में। लेकिन फेफड़े इमेच्योर रह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जो लंग्स होते हैं एक बेबी के वो इमेच्योर रह सकते हैं। और साइज होता है एक फीटस का 18 इंच, 18 इंच। 9वें माह के अंत तक, 9वें माह में क्या होता है, अंत तक गर्भ पूर्ण विकसित हो जाता है। 9वें माह के अंत तक आते आते बिल्कुल कंप्लीट तरीके से एक फीटस या एक गर्भ अच्छे से कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाता है। जो फेफड़े इमेच्योर रह गए थे अब वो भी इमेच्योर हो जाएंगे, वो भी मैच्योर हो जाते हैं। प्रसव यानी पार्चुरेशन। मानव में सगर्भता की औसत अवधि लगभग 268 दिन होती है, जिसे गर्भावधि या गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचन के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस प्रक्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहते हैं। प्रसव यानी पार्चुरेशन क्या होता है, मानव में जो गेस्टेशन पीरियड होता है या गर्भावधि होती है 268 दिन की होती है। और इसके पूर्ण हो जाने के बाद में गर्भाशय के अंदर संकुचन होता है और इस संकुचन की वजह से जो एक फीटस या एक गर्भ होता है वो मदर की बॉडी से, यूटीरस से, बर्थ कैनाल के द्वारा बाहर आ जाता है। और बेबी के इस बाहर आने की या बर्थ के होने की जो प्रक्रिया होती है इसे शिशु जन्म या प्रसव
या पार्चुरेशन कहते हैं। नाउ दुग्धस्राव, लैक्टेशन। स्त्री के स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्धस्राव कहते हैं। दुग्धस्राव के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तनीय यानी कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। दुग्धस्राव या लैक्टेशन क्या होता है? जब स्त्री होती है, गर्भता के दौरान में क्या होता है, बहुत सारे बदलाव आते हैं और इसके बाद में अब पार्चुरेशन के बाद में या प्रसव के बाद में दूध उत्पन्न या मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, इसे हम दुग्धस्राव कहते हैं। और जो शुरुआत के दिनों में फर्स्ट 6 डेज या 5 डेज तक जो दुग्धस्राव होता है, इसमें इसे हम प्रथम स्तनीय या कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसके अंदर कई प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं जो कि नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करती हैं और यह बहुत ज्यादा आवश्यक होता है एक नवजात शिशु के लिए। अपरा या प्लेसेंटा। मानव व अन्य यूथेरियन मैमल्स का विकासशील भ्रूण माता के गर्भाशय से जिस संरचना द्वारा संबंधित रहता है उसे अपरा कहते हैं। मनुष्य में यह कोरियन झिल्ली से बना होता है। जो मानव होते हैं या मानव के अलावा जो जितने भी यूथेरियन मैमल्स होते हैं, उनका विकासशील भ्रूण माता के गर्भाशय से जो जुड़ा होता है, जिस संरचना द्वारा जुड़ता है या जिससे संबंधित रहता है, उसे हम अपरा कहते हैं। मतलब विकासशील भ्रूण और मदर के यूटेरस, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो होती है आपकी प्लेसेंटा। और मनुष्य में ये प्लेसेंटा कोरियन झिल्ली से बनी होती है। अब हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा या अपरा के कार्य। अपरा विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण तथा ऑक्सीजन प्रदान करता है। सेकंड, अपरा उत्सर्जन में भी सहायक है। थर्ड, यह चयनात्मक अवरोधक की भांति कार्य करता है। फोर्थ, अपरा से स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक हैं। फिफ्थ, चेचक, खसरा, डीपीटी यानी डिप्थेरिया आदि के एंटीबॉडीज को अपरा माता रुधिर से भ्रूण में पहुंचाता है। अपरा विकसित होते हुए भ्रूण को न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन प्रदान करता है। यह प्लेसेंटा एक्सक्रीशन में भी सहायक है और यह प्लेसेंटा क्या होती है, सेलेक्टिवली अवरोधक होती है। यह प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक हैं। चेचक, खसरा, डीपीटी, डिप्थेरिया आदि की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो माता से भ्रूण में या एम्ब्रियो में पहुंचाई जाती हैं अपरा यानी प्लेसेंटा के ही सहारे। आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं।